नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। 15 जून को होगी यूपीएससी आरटीएस परीक्षा। रांची में एक केंद्र पर 527 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपीएससी की आरटीएस परीक्षा आगामी 15 जून को आयोजित की जाएगी। राजधानी रांची में इसके लिए राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय बरियातू रोड को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र पर कुल 527 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आपूर्ति से लेकर उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेजों को जीपीओ में ठीक ढंग से जमा कराया जाए। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदार पदाधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ट्रैफिक जवान पर हमला करने वाले सगे भाइयों पर केस दर्ज। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने शुरू की छापेमारी। जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार को ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला कटहल मोड़ का है, जहां ऑटो को सड़क के बीच में लगाने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैफिक जवान धनंजय कुमार के लिखित आवेदन पर पुलिस ने मुन्ना यादव उर्फ अखिलेश कुमार उर्फ झोटेला और उसके सगे भाई हंस कुमार यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों पलामू के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरलोंग गांव के निवासी हैं। घटना सोमवार को उस समय हुई जब मुन्ना यादव द्वारा बीच सड़क पर ऑटो खड़ा करने पर ट्रैफिक जवान ने आपत्ति जताई और उसे पोस्ट की ओर ले जाने लगे। इसी दौरान थोड़ी दूरी पर खड़ा उसका भाई हंस कुमार दौड़ता हुआ आया और ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया। हाथापाई के बाद उसने पीछे से पत्थर फेंका जो जवान के सिर के पिछले हिस्से में लगा, जिससे वह घायल हो गया। बिल नहीं चुकाया तो कट सकती है बिजली। 10,000 से ज्यादा बकाया वाले को 15 दिन की मोहलत। 4,000 को भेजा नोटिस। जेबीवीएनएल ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बार बार मोबाइल में मैसेज भेजे जाने के बाद भी जो न तो अपना प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करा रहे हैं और न ही किसी भी माध्यम से बिल जमा करा रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। रांची सर्किल के अधीन अब तक कुल 4,000 बिजली कंज्यूमरों को लीगल नोटिस दी गई है। यह नोटिस वैसे कंज्यूमरों को भेजा गया है जिनका 10,000 से ज्यादा का बिल बकाया है। ऐसे कंज्यूमरों की संख्या करीब 5 लाख है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों कंज्यूमर शामिल हैं। भेजे गए लीगल नोटिस में उपभोक्ताओं को 15 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसमें उन्हें निर्धारित अवधि में बकाया बिजली बिल जमा करने की चेतावनी दी गई है। नहीं जमा करने पर कानूनी कार्रवाई और बिजली काटने की बात कही गई है। वर्तमान में भी उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जेबीवीएनएल के द्वारा की जा रही है। यह नोटिस पूरे जून माह तक भेजा जाएगा। झारखंड में 16 जून तक बारिश की संभावना। उमस वाली गर्मी से राहत नहीं। झारखंड में इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह से तेज धूप निकल रही है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस हो रही। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल इस समय राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार आज देर शाम राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पलामू प्रमंडल के जिले हजारीबाग और चतरा को छोड़कर बाकी जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की भी आशंका है। 12 से 15 जून तक पूरे झारखंड में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची के लिए मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि आज देर शाम आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। फिलहाल राज्य में मानसून के प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला है। अमड़ापाड़ा बस स्टैंड के पास 3 दुकानों में लगी आग। फर्नीचर, नाश्ता और पान की दुकानें जली। 6 लाख का नुकसान, कोई हताहत नहीं। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना घट गई। अमड़ापाड़ा बस स्टैंड के पास अस्थायी रूप से लगी 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फर्नीचर की दुकान, एक नाश्ता दुकान और एक पान की गुमटी इसकी चपेट में आ गई। सुबह का वक्त होने के कारण आसपास के लोग सक्रिय थे, जिन्होंने धुआं और लपटे उठते ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही डीबीएल कॉल कंपनी के पानी टैंकर को बुलाया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता और सामूहिक प्रयास से कुछ ही देर में आग पर काबू
पा लिया गया। यदि समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो आसपास के अन्य दुकानें और आवासीय इलाके भी इसके चपेट में आ सकते थे। लोगों की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से एक बड़ा हादसा टल गया। 11वीं जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद और अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है सभी पीटी में पास कर गए थे, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल रहे। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए आंसर सीट को दोबारा जांच करने की मांग की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की। दरअसल पिछले वर्ष जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 1/2024 जारी किया था, जिसकी परीक्षा हो चुकी है और मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस परीक्षा के जरिए 370 नियुक्ति होनी है, जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देवघर में लंगूर ने दी जेएमएम नेता की अंतिम विदाई। दाह संस्कार में पहुंचा, कफन हटाकर चेहरा चूमा, इलाज के दौरान हुई थी मौत। झारखंड के देवघर में जेएमएम नेता शंभू शंकर सिंह उर्फ मुन्ना कुमार की मौत हो गई है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक लंगूर अचानक पहुंचा और कफन हटाकर चेहरा चूमा और फिर वहीं बैठ गया। लंगूर मृतक के पार्थिव शरीर के पास आकर बैठता है, उसे छूता है, चेहरा चूमता है और फिर चिता पर जाकर बैठ जाता है। यह घटना देवघर के नारंगी स्थित मुक्ति धाम की है, जहां चित्रा के बरमसोली गांव निवासी मुन्ना कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। 3 दिन पहले ब्रेन हेमरेज से रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मुन्ना कुमार झामुमो के एक सक्रिय युवा नेता थे और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, झामुमो नेता परिमल सिंह जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन चर्चा का केंद्र बना वह लंगूर, जो अंतिम यात्रा के दौरान मानो किसी आत्मीय रिश्ते से जुड़ा हो। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करने के दौरान लगी आग, धू धू कर जला पूरा घर। राजधानी रांची के कमेन रोड में होटल केन के बगल में स्थित एक घर में आज बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करने के दौरान यह आग लगी है। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पास में खड़े ई रिक्शा को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आग लगी की घटना में ई रिक्शा समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग योहन सुलेमान के घर में लगी थी। आग लगी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। भयावह आग की लपटें पूरे घर में फैल गई थी। पूरा घर धू धू कर जल रहा था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड के 510 +2 हाई स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली। 1373 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी। यहां मिलेगी नियुक्ति की पूरी जानकारी। झारखंड के 510 +2 हाई स्कूलों में 1373 पदों पर माध्यमिक आचार्य हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 18 जून से आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। आवेदन के साथ फीस भुगतान, फोटो व हस्ताक्षर 21 जुलाई तक अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक खुलेगा। इसमें नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य जानकारी संशोधित कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के पास बीएड के साथ पीजी का डिग्री होना जरूरी है। आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा फीस 100 रुपये है। वहीं SC/ST के लिए 50 रुपये, 40% से अधिक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। ये नियुक्तियां ट्रेडिशनल विषयों के अलावा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए होगी। दोनों पेपर की परीक्षा 3-3 घंटे की होगी। पेपर 1 में स्नातक यूजी स्तर के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि पेपर 2 में स्नातकोत्तर के सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1 में कुल 200 अंकों को सवाल होंगे, जिसमें 100 अंक के सामान्य ज्ञान और 100 अंक के हिंदी अंग्रेजी भाषा से संबंधित सवाल होंगे। वहीं पेपर 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उससे संबंधित 300 अंक के सवाल किए जाएंगे। माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति के लिए OMR सीट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा सिर्फ एक चरण में 2 पेपर की होगी। सभी सवाल MCQ टाइप के होंगे। पेपर 1 में एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, वहीं पेपर 2 में एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इस परीक्षा में निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। रांची में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 4 नए मामले मिले। रांची में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार
बीते 24 घंटे में कुल 20 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को भी संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए थे, जब 16 सैंपल की जांच की गई थी। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल 405 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है, जिनमें से 24 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटी हुई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे विशेष सतर्कता बरतें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह जरूरी है कि नागरिक कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 19 जुलाई को BBMKU का दूसरा दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति हो सकती हैं मुख्य अतिथि। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 19 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कल मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने की संभावना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन के संपर्क में है। फिलहाल मुख्य अतिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और BBMKU के दूसरे दीक्षांत समारोह में लगभग 1 लाख छात्रों को डिग्री देने की संभावना है। स्नातक और स्नातकोत्तर के 3 सत्रों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा UG वोकेशनल, UG जनरल, LLB के 4, B.Ed के 3, M.Ed के 3, MBBS के 3, BSc नर्सिंग के 1 और BA LLB के 1 सत्र के छात्रों को भी डिग्री दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में 10 प्रमुख पाठ्यक्रमों के कुल 195 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। DC SP के नेतृत्व में गिरिडीह जेल में छापेमारी, सभी वार्डों की ली गई तलाशी। केंद्रीय कारा गिरिडीह में DC SP के नेतृत्व में मंगलवार की देर रात छापेमारी की गई। इस अभियान में पुलिस पदाधिकारियों के साथ 123 जवान शामिल थे। छापेमारी 2 घंटे तक चली, जिसमें पुरुषों के सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड और महिलाओं का वार्ड खंगाला गया। टीम रात करीब 11:30 बजे जेल परिसर में पहुंची और अलग अलग दलों में बांटकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुरुष कैदियों के वार्ड की तलाशी पुरुष अधिकारी व जवानों ने ली, जबकि महिला अधिकारियों और महिला जवानों ने महिला वार्ड की गहन तलाशी ली है। पूरे तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, हालांकि थोड़ी मात्रा में तंबाकू बरामद की गई है। कोडरमा केमिकल्स कंपनी पर खलासी को बंधक बनाने का आरोप, 4 लाख गायब करने का आरोप, 3 दिन तक नहीं लौटा घर, पुलिस से मांगी मदद। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा केमिकल्स नाम की कंपनी में एक खलासी को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। पीड़ित अरुण कुमार रॉय बीते 2 वर्षों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। परिजनों के अनुसार 8 जून की रात वह घर नहीं लौटा। उसने फोन पर जानकारी दी कि वह फैक्ट्री में है, लेकिन अगले दिन उसका मोबाइल बंद मिला। अरुण की मां संगीता देवी ने जब फैक्ट्री जाकर बेटी की खोजबीन की तो उन्होंने वहां से लौटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने तिलैया थाना को घटना की जानकारी दी। फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने बताया कि अरुण का मोबाइल फैक्ट्री मालिक ने अपने पास रख लिया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और फैक्ट्री पहुंचकर अरुण को मुक्त कराया गया। अरुण ने पुलिस को बताया कि वह नौगछिया से माल उतारकर फैक्ट्री लौटा था, लेकिन ट्रक में रखे करीब 4 लाख रुपए गायब हो गए। फैक्ट्री मालिक ने ट्रक चालक और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की, मगर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि अरुण को 3 दिनों तक फैक्ट्री में रोक के रखा गया और फोन भी जब्त कर लिया गया। उसने कहा कि अगर वह दोषी है तो कानून के अनुसार सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन इस तरह बंधक बनाना गलत है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला, मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर लगाया आरोप। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसने जिले में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। यह वीडियो हजारीबाग के दूरस्थ प्रखंड चालकूसा से आई एक गर्भवती महिला के पति द्वारा बनाया गया था। उसका आरोप था कि प्रसव पीड़ा में पत्नी को लेकर अस्पताल गया, लेकिन लेबर रूम के ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। स्थिति गंभीर होती देख वह मजबूरी में अपनी पत्नी को एक निजी अस्पताल ले गया, जहाँ सुरक्षित प्रसव हुआ और एक स्वस्थ शिशु का जन्म हुआ है। पीड़ित व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात नर्स ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा सुरक्षित नहीं है, महिला को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और उसका हीमोग्लोबिन भी कम है। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इस मुद्दे पर सुपरिटेंडेंट से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनके गैर मौजूद होने पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बातचीत कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की है। हालात तब और बिगड़ गए जब एक वीडियो वायरल करने वाले भाजपा कार्यकर्ता और समाजसेवी अर्जुन साहू को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के विरोध में सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बरही विधायक उमाशंकर अकेला थाने के बाहर
धरने पर बैठ गए। अंततः पुलिस को अर्जुन साहू को रिहा करना पड़ा। आरयू के वीसी अजित सिन्हा के कार्यकाल की होगी जांच, राज्यपाल ने दिए आदेश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार सिन्हा के कार्यकाल में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति में राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल ने पिछले 3 वर्षों में रांची विश्वविद्यालय में खरीद, आपूर्ति, निर्माण और मरम्मत कार्यों से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों पर भी ध्यान दिया है। इस संदर्भ में विशेष ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने राज्य के वित्त सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द ऑडिट कराकर रिपोर्ट राजभवन को सौंपने का निर्देश दिया है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। नए कुलपति की नियुक्ति के लिए राजभवन ने देश भर से योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक सर्च कमेटी का गठन भी किया गया है। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी ने नेक्सेजन के मालिक विनय सिंह के खिलाफ मांगा वारंट। शराब घोटाला की जांच कर रही राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी ने आईएएस विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह के खिलाफ वारंट मांगा है। कांड संख्या 9/2025 की जांच कर रहे अधिकारी ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से कोर्ट में विनय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट मांगने के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल कोर्ट से वारंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन एसीबी की इस कार्रवाई से विनय सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसीबी को विनय सिंह की तलाश है। दरअसल शराब घोटाले की अब तक जांच में एसीबी ने विनय सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक विनय सिंह एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अब एजेंसी उनके खिलाफ वारंट मांग रही है। विनय सिंह ऑटोमोबाइल विक्रेता कंपनी नेक्सेजन के मालिक है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी विनय सिंह के ठिकानों पर रेड की थी। बता दें कि झारखंड में एसीबी शराब घोटाला की जांच कर रही है। एसीबी ने अब तक की जांच में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुमला में चैनपुर में ऑटो पलटने से पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल। चैनपुर थाना क्षेत्र के सुखसरमा गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर घायल हो गई है। घटना मंगलवार शाम को ही। बताया जा रहा है कि केडेंग से भेलवा तला जा रहा एक ऑटो अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकराकर पलट गया। मृतक की पहचान सुखसरवा निवासी रणवीर मिंज 40 वर्षीय पिता स्वर्गीय रूडोल मिंज के रूप में की गई है। उनकी पत्नी सरोज मिंज गंभीर घायल है। ऑटो में सवार एक तीसरा व्यक्ति सुरक्षित बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो मंगलवार शाम को केडेंग से भेलवा तला की ओर जा रहा था। सुखसरवा के समीप अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक आम के पेड़ से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार रही कि ऑटो पलट गया, जिससे रणवीर मिंज और सरोज मिंज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर चैनपुर थाना के एएसआई निर्मल राय और संतोष लुगुन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। वहीं दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल गुमला में इलाज के दौरान रणवीर मिंज की मौत हो गई। इस खबर से परिवार में मातम छा गया। एनजीटी की रोक बेअसर, खुंटी बुंडू सिल्ली में धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव। झारखंड में 10 जून से लागू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद नदियों की बालू का अवैध उठाव थमने का नाम नहीं ले रहा। खुंटी, बुंडू, तमाल और सिल्ली के घाटों से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टरों में बालू निकाला जा रहा है और प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। खुंटी जिले के रिमिक्स घाट, बुंडू के केव्स घाट और सिल्ली के अन्य घाटों से सुबह से लेकर रात 11 बजे तक अवैध खनन और परिवहन जारी है। बालू को हजाम गांव, खुजीराम, खरसीदाग जैसे इलाकों में डंप किया जा रहा है और फिर बड़े ट्रकों से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। ग्रामीण के अनुसार बालू के हर ट्रैक्टर से रुपए 5,000 तक की वसूली की जा रही है। खास बात यह है कि इस तस्करी में थाना क्षेत्रों को भी मैनेज करने की बात सामने आई है। आरोप है कि मारंगा, तसमपोल और अन्य थाना क्षेत्रों से बिना किसी रोक टोक के ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। प्रशासन ने दावा किया था कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके उलट है। अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और बालू माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन और अधिकारियों की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारीबाग में बाजार से लौट रही महिला पर हाथी ने किया हमला, हुई मौत। हजारीबाग के टाटी झरिया इलाके में एक हाथी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के समय महिला साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थी। मृतका की पहचान धर्मपुर पंचायत के खंबवा गांव निवासी मोसमात लाजवंती के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोसमात लाजवंती अपने भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर बाजार से लौट रही थी। जैसे वे अमनारी जंगल के पास पहुंची, एक जंगली हाथी ने उन्हें दौड़ा लिया। इस दौरान लाजवंती बाइक से गिर गई, जबकि उसका भतीजा बाइक चलाते हुए घर पहुंच गया। उससे इस बात का पता नहीं चल पाया कि महिला के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात करीब 1 बजे उसका शव अमनारी जंगल में एक झाड़ी से घिरे गड्ढे में मिला। सूचना मिलते ही टाटेझरिया थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी और फॉरेस्टर विद्याभूषण मौके पर पहुंचे। घटना से गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। इस पर रेंजर एसएन तिवारी ने तत्काल सहायता के तौर पर अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए दिए। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को आगे मुआवजे की पूरी राशि दी जाएगी। फिलहाल शव को थाना में रखा गया है और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। पैदावार अच्छी होने से राहत। 3 महीने में अरहर दाल 50 रुपए सस्ती। 10 दिन में आटे का भाव 5 रुपए तक गिरा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि उत्पादक राज्यों में अरहर की फसल अच्छी होने से दाल काफ़ी सस्ती हो गई है। पिछले 3 महीने से अरहर दाल 50 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। अन्य दालों के भाव में स्थिरता है। वहीं पंजाब, बिहार और यूपी से नई गेहूं की आवक बढ़ने से आटा 10 दिन में 4 से 5 रुपए किलो तक सस्ता हो गया है। 10 दिन पहले तक 40 रुपए किलो बिकने वाला आटा अभी 35 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं 3 महीने पहले 165 रुपए किलो बिकने वाली अरहर दाल 115 रुपए किलो बिक रही है। रांची चेंबर के अध्यक्ष सह दाल आटा के थोक व्यापारी संजय माहुरी ने कहा कि इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि 15 थोक मंडी में सप्ताह में 20 टन अरहर दाल और 25 टन आटा की आवक हो रही है। 15 के व्यापारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से खाद्यान्नों के भाव में स्थिरता है। हालांकि ब्रांडेड आटा के भाव में अभी गिरावट नहीं दिख रही। बरसात में पलामू, चतरा आदि जगहों से प्याज की आवक ज़्यादा रहने के कारण कीमतें काफ़ी कम हो गई। थोक मंडी में प्याज 8 से 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। आलू प्याज के थोक कारोबारी बिल्लू ने बताया कि अभी बरसात के कारण किसानों को प्याज रखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वे प्याज बाजार में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नासिक से आने वाला प्याज 14 से 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। बांग्लादेशी कैदियों की फरारी कांड ने खोले जामताड़ा के पुराने राज। रेड लाइट कनेक्शन से लेकर नवजात चोरी तक की परतें उगड़ी। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा स्थित ओपन जेल के होल्डिंग कैंप से 3 बांग्लादेशी कैदियों के फरार होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार कैदियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 1 को धनबाद से और 2 को बनगांव बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इस घटना में जामताड़ा का भी कनेक्शन सामने आया, जहां वर्ष 2018 में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला रीना उर्फ बिस्टी खान भी शामिल थी। फरार कैदियों की तलाश में हजारीबाग पुलिस जामताड़ा पहुंची और छानबीन में जुटी। पुलिस ने मेहजाम में काली तल्ला निवासी छोटू उर्फ राजराम से पूछताछ की और उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। फरार होने वाले तीनों कैदी विदेशी नागरिक थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थीं। उन्हें भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में डिटेन किया गया था। ढाका गाजीपुर की रहने वाली रीना उर्फ बिस्टी खान को 4 फरवरी 2022 को जामताड़ा जेल से हजारीबाग ओपन जेल में ट्रांसफर किया गया था। वहीं बांग्लादेश के चाटग्राम निवासी निपाह अख्तर खुशी को 28 सितंबर 2024 को रांची के होटवार जेल से हजारीबाग ओपन जेल में ट्रांसफर किया गया था। बांग्लादेशी कैदियों के साथ बांग्लादेश के बागे राहत का रहने वाला मोहम्मद नजमुल हंग भी फरार हो गया था। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।